अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो सीइंग साउंड्स यानी हम जो है वो साउंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे साउंड वेव की, कि हम साउंड वेव के दरमियान डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। मतलब आप जो है वो पियानो से साउंड सुनते हैं और वायलिन और मुख्तलिफ़ चीज़ों से जो है वो साउंड सुनते हैं, तो उनके दरमियान डिफरेंस कैसे करते हैं। और साउंड की जो ये खसूसियत है, क्वालिटी, लाउडनेस, पिच एंड साउंड इंटेंसिटी, तो इसको भी डिटेल में समझेंगे। अच्छा, ये जो है वो ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल टॉपिक है। और यहाँ पर इसकी डेफिनेशंस जो है वो मैं ये कहूँगा कि मुकम्मल तौर पर लिख कर नहीं दी गई हैं, यानी आपको मुकम्मल जो है वो डेफिनेशंस नहीं दी गई हैं। तो मैं जो है वो अपने पास से भी आपको चीज़ें समझाऊँगा ताकि ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ जाए, क्योंकि ये बेसिक हैं। अगर ये समझ नहीं आएंगे तो ये चीज़ें आप नहीं समझ पाएंगे आगे जाकर। तो यहाँ मैं आपको कहूँगा कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और चैनल का लिंक जो है वो दोस्तों में भी एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अब देखें, सबसे पहले यहाँ पर पढ़ते हैं कि मैंने जो है वो आपके सामने क्या बजाया। मैंने आपके सामने गिटार बजाया और पियानो बजाया, दोनों ने सेम फ्रीक्वेंसीज निकाली, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आप गिटार की आवाज़ और पियानो की आवाज़ में फ़र्क समझ पाए। मतलब एक बार मैंने आपको पियानो की आवाज़ सुनाई और दूसरी बार मैंने आपको गिटार, ठीक है, और फिर मैंने दोनों को साथ बजाया और मैंने आपसे पूछा कि मैंने गिटार कब बजाया और पियानो कब बजाया। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपके साथ एक कंपटीशन किया। मैंने क्या किया, पहले आपको पियानो की आवाज़ सुना दी कि भाई पियानो की आवाज़ इस तरह होती है, और फिर गिटार की आपने अच्छी तरह सुन ली। फिर मैंने आपकी आंखों पे पट्टी बांधी और आपको पीछे की तरफ जो है वो मुंह करवा दिया, ताकि आप इंस्ट्रूमेंट को देख ना सकें कि कौन से बज रहे हैं और आपको बिल्कुल भी फ़र्क ना पता चल सके। लेकिन बस मैंने इंस्ट्रूमेंट बजवाए, पहले मैंने पियानो बजवाया और फिर मैंने गिटार। तो मैंने आपसे जब पूछा कि भाई कौन सा पियानो था कौन सा गिटार, तो आपने बिल्कुल सही तरह से पहचान लिया। तो वो कैसे पहचाना आपने? क्वालिटी की मदद से पहचाना। आप किसी भी आवाज़ के दरमियान फ़र्क कैसे कर पाते हैं? क्वालिटी की मदद से, ठीक है। तो चले आए इसी चीज़ को पढ़ते हैं। सीइंग साउंड्स, When we listen to a musical sound on a radio, we can distinguish यानी फ़र्क कर लेते हैं between the notes of vibration instruments such as a recorder as a violin being played in a song। अच्छा, जब भी कोई सॉन्ग आप सुनते हैं उसमें अगर कोई ढोल बजाया जा रहा है या उसमें कोई जो है वो बैंड बजाया जा रहा है या उसमें जो है वो कोई ड्रम बजाया जा रहा है या पियानो या गिटार, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाया जा रहा है, आप उसको पहचान लेते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको कोई साउंड सुनाऊं, म्यूज़िक सुनाऊं, तो आप पहचान लेते हैं। क्यों पहचान पाते हैं? ये आप पहचान पाते हैं किससे? क्वालिटी से। तो अब जो है वो हम कैसे फ़र्क कर पाते हैं साउंड्स में, उसको देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करें, आप जो है वो फिगर 11.5 देखें। 11.5 में आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है वायलिन। अच्छा, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, ठीक है, इन सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है। आपको दिया हुआ है वायलिन। उसके बाद ए में जो ए वाली डायग्राम आपको दी हुई है वो दी हुई है वायलिन की। उसके बाद आपको बी वाली डायग्राम जो दी हुई है वो दी हुई है ओबीयू एंड, और सी वाली जो दी हुई है वो आपको दी हुई है फ्रेंच हॉर्न। अब सबसे पहले वायलिन तो आपको समझ में आ रहा है कि ये बना हुआ, ठीक है, मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये आपके पास वायलिन बना हुआ है, ठीक है, और ये जो है वो आपके पास ओबीयू बना हुआ है, इस तरह जो सीधा करके बना हुआ है, और ये जो आपके पास बना हुआ है वो फ्रेंच हॉर्न बना हुआ है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं। अब इन तीनों से सेम फ्रीक्वेंसीज निकल नहीं है, लेकिन अगर इनकी वेव्स को देखें आप तो वो अलग हैं। अगर आप इनकी वेव्स को देखें तो वो अलग आ रही हैं, यानी वो डिफरेंट है। तो इसी से हम जो है वो पहचान पाते हैं और सुनकर। अब फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर बजाया पियानो, ठीक है, मैंने यहाँ पर बजाया वायलिन बजाया, ठीक है, ठीक है, मैंने वायलिन बजाया और ये जो लाइन है वो मैंने रख दी ड्रम की, DRUM, ठीक है, ड्रम। अच्छा, जब मैंने पियानो बजाया तो कुछ इस तरह की वेव आई, ठीक है, इस तरह की वेव आई। अच्छा, म्यूजिकल साउंड में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वेव एक जैसी आ रही होती है, ठीक है, वेव पैटर्न जो है वो एक जैसा आ रहा होता है, ठीक है, वेव पैटर्न एक जैसा आता है, ठीक है। ये इस तरह की वेव आई और फिर इधर गया, फिर इस तरह की वेव आई, ठीक है, ये इस तरह की। अब जब मैंने ड्रम बजाया तो मेरे पास इस तरह की वेव आई, ठीक है, इस तरह की वेव आई, इस तरह की। तो यही चीज़ होती है हमारे पास क्वालिटी, ठीक है। इसको भी मैं ना बिल्कुल स्ट्रेट बना देता हूँ ताकि और आसान हो जाए समझने में। तो ये तो आपको पता है, ये है क्रस्ट और ये है ट्रफ, ठीक है, ये क्रस्ट हो गया, ये ट्रफ हो गया।
तो अब आप जो है वो क्वालिटी पहचाननी है अपने साउंड की। तो साउंड की क्वालिटी आप कैसे पहचानते हैं? उसकी वेव को देखकर, ठीक है। तो जब आप ये वाली वेव देख रहे हैं वायलिन की, तो ये अलग है, इसके एम्पलीट्यूड अलग है और इसके एम्पलीट्यूड अलग आ रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है वो आसानी से समझ सकते हैं कि वायलिन कौन सा है और आपके पास जो है वो ड्रम कौन सा है। तो इस तरह से वेव को देखकर क्वालिटी को पहचानना या सुनकर जो है वो डिफरेंट जो है डिस्टिंग्विश करना दो वेव के दरमियान, इसको कहते हैं हम क्वालिटी। तो क्वालिटी क्या है हमारे पास? क्वालिटी को पढ़ते हैं। क्वालिटी, इट इज़ डिफाइंड एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड ऑफ द सेम लाउडनेस एंड पिच। अच्छा, अब दोनों की लाउडनेस सेम है और पिच सेम है, यानी लाउडनेस क्या होती है और पिच क्या होती है ये मैं आपको आगे बता देता हूँ, ठीक है। तो क्वालिटी क्या है कि आपने वेव देखी, ठीक है, इनकी पिच सेम है यानी फ्रीक्वेंसी सेम है और लाउडनेस सेम है, यानी जो इसका एम्पलीट्यूड है वो भी सेम है। लेकिन फिर भी आपने पहचान लिया कि ड्रम है और एक वेव ड्रम की है, एक वेव जो है वो वायलिन की है। कैसे? कि इसकी जो वेव बनने का तरीका है वो अलग है। यानी अगर आप वायलिन की वेव बनाएंगे तो वो कभी भी ऐसी नहीं बनेगी, हमेशा ऐसी बनेगी, या जो भी इसका पैटर्न है वो बनेगा। और ड्रम की वेव बनाएंगे तो वो ऐसी बन रही होगी। तो आप पहचान लेंगे कि ये आपके पास वायलिन है, ये आपके पास ड्रम है। जब भी आपको वायलिन की आवाज़ अलग तरीके की सुनाई देगी क्योंकि उसकी वेव अलग होती है, और ड्रम की आवाज़ अलग तरीके की क्योंकि उसकी वेव अलग होती है। अगर इन दोनों की वेव एक जैसी होती तो आप कोई डिफरेंस नहीं कर पाते दोनों के दरमियान, ठीक है। तो ये क्वालिटी हो गई कि क्वालिटी क्या है, आपने वेव की मदद से जो है वो चीज़ को पहचान लिया, ठीक है, वेव के पैटर्न की मदद से। और सुनकर भी पहचान सकते हैं। अब आंखें बंद कर लें, अगर मैं वायलिन बजाऊं तो आपको सुनाई देगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये बोर्ड पे मार्कर मार रहा हूँ, आवाज़ अलग आ रही है। अगर मैं यहाँ पर माइक पे हाथ मार रहा हूँ तो आवाज़ अलग आ रही है, आप पहचान सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन दोनों की वेव्स अलग अलग बन रही होगी, लेकिन साउंड लाउडनेस सेम होगी, पिच सेम आ रही होगी। अगर मैंने ये चीज़ मेंटेन रखी है तो लाउडनेस आपने पहचान, क्वालिटी आपने पहचान ली। अब आती है लाउडनेस। लाउडनेस क्या होती है कि एम्पलीट्यूड के तब्दील होने से लाउडनेस तब्दील होती है। फॉर एग्जांपल, आप अगर डायग्राम देखें 11.7 तो आपको लाउडनेस समझ में आएगा, ठीक है। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा आ रहा है, अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा आ रहा है तो लाउडनेस जो है वो आपके पास क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। अगर एम्पलीट्यूड कम आ रहा है तो लाउडनेस क्या है आपके पास? कम है। तो लाउडनेस ए वाली वेव की ज़्यादा होगी या बी वाली वेव की? तो आप बोलेंगे सर ए वाली वेव की लाउडनेस ज़्यादा होगी, यानी ए वाली जो आपके पास साउंड है और ए वाली वेव का जो साउंड है वो ज़्यादा तेज़ सुनाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। ये मैं ट्रांसफ़र वेव नहीं बना रहा हूँ, ये मैं आपको समझाने के लिए ये वेव स्ट्रो कर रहा हूँ। साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव ही होती है और मैकेनिकल वेव, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो इसकी लाउडनेस ज़्यादा, इसका एम्पलीट्यूड कम है तो इसकी लाउडनेस कम होगी। तो लाउडनेस किस चीज़ पे डिपेंड करती है? वेव के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैसे इसमें पूरी डेफिनेशंस तो इन्होंने लिख के नहीं दी आपको। इट रिफर्स टू द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ लाउड एंड अ क्वाइट साउंड। तो जिस साउंड का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो वो जो साउंड है वो ज़्यादा तेज़ सुनाई देगा, ठीक है। और जिस साउंड का एम्पलीट्यूड कम होगा वो साउंड हल्का सुनाई देगा। अब देखो, मैं लाउड बोल रहा हूँ, जब मैं चीख के बोलने की कोशिश करूँगा तो आपको ज़्यादा तेज़ सुनाई देगा, ठीक है। अब मैं हल्का बोलता हूँ, देखो इसकी जो है वो लाउडनेस कम है तो इसकी आपको क्या है? वेव हल्की सुनाई देगी। तो लाउडनेस क्या है कि अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा बन रहा है, अगर मैं ज़्यादा तेज़ बोलूँगा तो ऐसी वेव बनेगी, और अगर मैं हल्का बोलूँगा तो ऐसी वेव बनेगी। तो इससे क्या है, ये क्या होता है आपके पास? ये होता है आपके पास लाउडनेस के एम्पलीट्यूड की मदद से आप इसमें पहचानते हैं। तो लाउड साउंड जो होता है उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, और जो क्वाइट यानी हल्का साउंड होता है उसकी वेव का एम्पलीट्यूड कम होता है। और एम्पलीट्यूड आपको मैंने बताया था, मेन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस। पिच से क्या पता चलता है कि साउंड जो है वो श्रिल है, वेव जो है वो श्रिल है, मतलब जो बोलने वाले की साउंड जो है वो श्रिल है या ग्रेव है, इससे ये पता चलता है। अब ये आपके पास है वेव,
ठीक है, और ये एक और वेव है, दो वेव्स हैं। अब कौन सी आवाज श्रिल होगी, कौन सी ग्रेव, ये आपने बताना है। देखिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो लेडीज की आवाज होती है ना वो श्रिल होती है। श्रिल यानी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की होती है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास कितनी होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है आपके पास 160 से लेकर 225 तक होती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, वुमेन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 165 से लेकर 225 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, यानी वुमेन की जो आवाज़ होती है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली होती है, और इसे हम बोलते हैं श्रिल। ठीक है, SHRILL, श्रिल बोलते हैं, श्रिल। ठीक है, अगर आपसे पूछे ना कि फ्रीक्वेंसी वुमेन की आवाज़ में होती है ज़्यादा या मैन की, तो आप बोलेंगे वुमेन की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। क्यों? श्रिल का मतलब है कि पतली पतली आवाज़ होती है। ठीक है, अच्छा ग्रेव, मैन की आवाज़ जो है वो, मैन की आवाज़ जो है वो ग्रेव होती है। ठीक है, ग्रेव होती है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है 65 से लेकर इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास होती है 60 से लेकर 180 तक। तो 60 से लेकर 180 तक होती है हर्ट्ज। ठीक है, और ये होती है ग्रेव, ग्रेव यानी भारी। ठीक है, तो जो आवाज़ भारी होती है उनकी फ्रीक्वेंसी आपके पास कम आ रही होती है। ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या आ रही होती है, आपके पास कम आ रही होती है, और जो आवाज़ जो है वो हल्की होती है उसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास ज़्यादा आ रही होती है। तो याद रखिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ मेरी आवाज़ जो है वो ग्रेव है। ठीक है, यानी भारी है, और अगर कोई लेडीज़ बोलेंगी तो उनकी आवाज़ श्रिल होगी, लेकिन श्रिल आवाज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आएगी। अब पिच क्या होती है, पिच ये होती है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। पिच से आप क्या पहचानते हैं, पिच से आप ये पहचानते हैं कि कोई आवाज़ पतली है या भारी। ठीक है, पतली है या भारी। अब मेरी आवाज़ भारी है तो फ्रीक्वेंसी क्या है, कम, पिच क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये कम पिच, कम फ्रीक्वेंसी वाली है, लो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी है, यानी पिच भी जो होगी वो आपके पास लो होगी। देखो फ्रीक्वेंसी कम है ना, कम वेव बन रही है तो फ्रीक्वेंसी लो हो गई, तो पिच भी लो हो गई। अब ये वुमेन की आवाज़ है, इसकी क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी है, ज़्यादा वेव बन रही है। ठीक है, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा हो गई तो आपके पास पिच भी ज़्यादा होगी। तो पिच की मदद से आप क्या पहचानते हो, किसी भी आवाज़ का श्रिल होना या ग्रेव होना। ठीक है, किसी भी आवाज़ का श्रिल होना या ग्रेव होना आप ये पिच की मदद से पहचानते हो। तो ये लिख लेना, इसको जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, न्यूमेरिकल एमसीक्यूज़ में, ये एमसीक्यूज़ में तो काफ़ी कर आता है ये चीज़। ठीक है, अक्सर ये भी कह देते हैं कि एक वुमेन की आवाज़ है, उसकी जो है वो पिच इतनी है, तो बताएं उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, और बस लैम्डा दे देते हैं, तो फिर बच्चे नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ये इस वजह से हो जाता है सवाल। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि पिच क्या है, पिच किस लिए इस्तेमाल होती है हमारे पास, लाउडनेस हो गई। पिच हमारे पास इस्तेमाल होती है कि हम बता सकें कि आवाज़ जो है वो ग्रेव है या श्रिल है, पतली है या मोटी है। अब मेरी जो है वो पिच क्या होगी आवाज़ की, वो होगी लो। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम है मेरी। ठीक है, मेरी आवाज़ भारी है। अब कोई औरत बोलेगी, यानी कोई गर्ल्स बोलेगी, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होगी, पिच जो है वो ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो हाई पिच होगी उसकी, और उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये समझ गए, पिच की मदद से आप बताते हो कि आवाज़ श्रिल है या ग्रेव है। बर्ड्स जो हैं, जो परिंदे होते हैं, उनका जो चहचहाना होता है, उनकी भी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है, यानी उनकी आवाज़ क्या होती है, श्रिल, तो उनकी पिच क्या होगी, ज़्यादा। और जो ये जानवर होते हैं इनकी ग्रेव होती है, भारी होती है। क्यों? क्योंकि इनकी पिच ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। साउंड इंटेंसिटी, साउंड इंटेंसिटी क्या है, सिंपल चीज़ है कि कितना जो है वो साउंड, कितना जो है वो साउंड, ये एक एरिया है। ठीक है, एरिया है, कितना जो है वो साउंड पास हो रहा है यूनिट एरिया में से, कितने टाइम में से, ये होता है साउंड इंटेंसिटी। इसका फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है, I = E/AT। ई क्या है, साउंड एनर्जी, कितनी जो है वो साउंड एनर्जी पास हो रही है। साउंड में आपको पहले ही बता चुका हूँ फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, साउंड एनर्जी। ठीक है, साउंड एनर्जी। ए क्या है, एरिया, और टी क्या है, टाइम। ठीक है, कितने यूनिट एरिया में से
कितने पर सेकंड में कितनी एनर्जी पास हो रही है, ये आपके पास क्या होता है, साउंड की लाउडनेस, साउंड इंटेंसिटी। तो जितना ज़्यादा साउंड एनर्जी पास हो रही होगी यूनिट एरिया में से और जितने टाइम में, उतना ज़्यादा साउंड ज़्यादा होगा। अच्छा, साउंड इंटेंसिटी को आप बोल सकते हैं अकॉस्टिक इंटेंसिटी भी कह सकते हैं आप, ठीक है। अकॉस्टिक भी साउंड से रिलेट करता है। तो जितना ज़्यादा साउंड एनर्जी पास होगी उतनी ज़्यादा जो है वो इंटेंसिटी भी होगी। हाँ, टाइम भी कम होना चाहिए क्योंकि टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अगर टाइम ज़्यादा हो जाएगा, यानी अगर एनर्जी तो ज़्यादा है लेकिन टाइम भी ज़्यादा ले रही है तो इंटेंसिटी कम है। लेकिन बहुत तेज़ी में पास हो रही है साउंड एनर्जी, ठीक है, तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ भी यही लिखा हुआ है आपके पास, इट इज़ डिफाइंड एज द पावर कैरीड, पावर यानी एनर्जी। पावर कैसे, कि ये जो है ना पावर बन जाएगा आपके पास, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, E इज इक्वल टू P अपॉन A, पावर भी कह सकते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि E अपॉन T आपको पता है ना, एनर्जी अपॉन टाइम पावर बनता है, तो उससे पावर कह रहे हैं। बाय साउंड वेव पर यूनिट एरिया, ठीक है। पावर पास हो रही है एरिया से, या ऐसे लिख लो कि कितनी एनर्जी पास हो रही है कितने एरिया से कितने टाइम में, ये कह लो, दोनों में एक ही बात होगी और यूनिट भी सेम आ रहे होंगे, वॉट पर मीटर स्क्वायर पर यूनिट एरिया इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर। अच्छा, जो एरिया है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी साउंड की वेव यूँ आ रही है, आप देखो कि ये 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। साउंड की वेव्स यूँ आ रही है और एरिया परपेंडिकुलर है। हाँ, अगर एरिया भी यूँ होगी और साउंड भी यूँ होगा तो ज़्यादा वेव पास नहीं हो पाएंगी क्योंकि वो उसके पैरेलल निकल जाएंगी। अगर साउंड एरिया ऐसा होगा, साउंड की वेव यूँ आ रही होगी तो ज़्यादा साउंड पास हो पाएगा। तो ये था आपके पास। अब आ जाते हैं इसके सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन पर। और सबसे पहले मैं एक और चीज़ बता दूं कि इधर आपके पास लिखा हुआ था इन्होंने ऑक्सिलोस्कोप। तो ऑक्सिलोस्कोप हमारे पास साउंड की वेव्स को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होता है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का भी एक कॉन्सेप्ट इधर इन्होंने कहा था, लफ्ज़ का जिक्र किया था, तो वो भी बता देता हूँ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। तो ये मैं से रिमूव कर देता हूँ। तो ये उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी, ये मैं डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास एक वेव है, ये एक एरिया है, ठीक है, ये एक जगह है, ये यहाँ पर एक आपके पास नोट पैदा हुआ, ठीक है, एक नोट पैदा हुआ, एक हिस्सा पैदा हुआ, यहाँ से टकरा कर वेव दोबारा आई। अच्छा, अब इसी को मैं आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। तो ये जो एक नोट की फ्रीक्वेंसी होती है ना, इसको कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और दूसरे नोट की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक, और इसको अगर बोला जाए तो इसको 1/2 बोला जाता है। तो वैसे तो हमने सिर्फ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी समझनी है, ओवर-टून या हार्मोनिक आपके में नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, इसे बोला जाता है फंडामेंटल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ पर होता है इसमें उसे बोला जाता है एंटी नोट, ठीक है, एंटी नोट, ठीक है, NOTE लिख लेते हैं, NOTE, एंटी नोट। और जहाँ पर डिस्टेंस सबसे कम होता है ना, यानी एम्पलीट्यूड सबसे कम है, उसे बोला जाता है नोट, D होता है वैसे T नहीं होता, ठीक है, नोट। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात ये जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। मैंने नोट और एंटी नोट और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इन तमाम चीज़ों को जो है वो डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर लिया है। लेकिन अगर फिर भी कुछ समझ ना आया हो तो आप जो है वो पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको ये जो है वो गाइड कर दूंगा। और यहाँ पर एक बात और बता दूं कि इसके सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस कैसे होंगे उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस भी जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं और उन्हें भी जो है हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन में आपको इन्होंने क्या लिख के दिया हुआ है, इन्होंने लिख के दिया हुआ है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डिटरमिन्स द क्वालिटी ऑफ द साउंड। तो कौन सी खसूसियत है जो कि डिटरमिन करती है क्वालिटी ऑफ साउंड। तो क्वालिटी ऑफ साउंड में हम जो डिफरेंस लाते हैं, यानी जो डिफरेंस कर पाते हैं, वो हम उसके वेव पैटर्न को देखकर डिफरेंस करते हैं ना। तो ये इसका यही जवाब होगा। अब मैंने इसका सॉल्व तो शेयर नहीं किया, मैं कोशिश करूँगा सॉल्व भी दे दूँ, लेकिन मैंने इसका जो है वो जवाब आपको बता दिया है कि जो वेव का पैटर्न आता है ना, उसकी मदद से आप जो है वो मुख्तलिफ साउंड्स को पहचान पाते हैं। इफ़ टू साउंड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज हैव द सेम फ्रीक्वेंसी एंड लाउडनेस यू कैन डिस्टिंग्विश द साउंड। अच्छा, दो साउंड्स हैं, सेम फ्रीक्वेंसी के हैं और लाउडनेस के हैं, तो अब आप उनके दरमियान डिफरेंस कैसे करोगे? उनके वेव पैटर्न को देखकर। वेव पैटर्न को देख के कैसे, कि पहले एक साउंड का वेव पैटर्न बनाओगे, कुछ ऐसा बन रहा होगा, ठीक है, ऐसा बन रहा होगा।
फिर दूसरे साउंड का वेव पैटर्न बनाओगे, दूसरे साउंड का वेव पैटर्न बनाओगे, वो कुछ ऐसा बन रहा होगा। तो आप जब उसका वेव पैटर्न देखोगे, जब उसका वेव पैटर्न देखोगे तो उससे आप डिफरेंस कर लोगे। देखो इसका वेव पैटर्न अलग है, इसका वेव पैटर्न अलग है, तो आपको क्या है डिस्टिंग्विश करने में, दोनों के दरमियान डिफरेंस करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो वेव पैटर्न की मदद से आप जो है वो दो साउंड को अलग अलग कर लेते हो, यानी क्वालिटी की मदद से। ठीक है, क्वालिटी क्या है साउंड की, कि आप उसका वेव पैटर्न देख रहे हो। और दूसरा तरीका ये है कि आप उसको सुन लो, सुन के भी आप डिफरेंस कर सकते हो कि भाई ये साउंड इस चीज़ का है, ये साउंड इस चीज़ का है। ठीक है, मेरी आवाज़ अगर कोई और बोलेगा तो शायद, अगर देखें मैं हूँ, अगर मैं अपनी आवाज़ में बोलूँगा आप मेरी आवाज़ आसानी से पहचान जाओगे कि भाई ये सर की आवाज़ है। लेकिन अगर कोई यही बात दूसरी आवाज़ में करेगा तो आप बोलोगे ये अलग आवाज़ है। क्यों? क्योंकि उनकी आवाज़ जो है वो अलग होगी। तो इसीलिए आप दो आवाज़ के दरमियान डिफरेंस जो है वो कर सकते हो। तो आई होप ये बात आपको जो है वो समझ में आ गई होगी। मैंने दोनों सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस भी करा दिए, उसका सॉल्व भी मैं आपके साथ जो है वो हो सका तो शेयर कर दूंगा। लेकिन अगर कुछ बात समझ ना आई हो तो पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह इसको जो है वो और एक्सप्लेन भी कर दूंगा अगर कुछ समझ ना आया हो तो। ठीक है, तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए।